सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आइए हम इस केस के बारे में बात करते हैं। ये केस जिस समय केशवानंद भारती का डिसीजन नहीं हुआ था उससे पहले इसके इश्यूज शुरू हो गए थे। 1970-71 में भारत सरकार ने मिनर्वा मिल जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी उसमें 1951 के इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की कि ये जो कपड़ा मिल है इसमें घाटे की तरफ चल रही है और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसके ऊपर उसमें इंक्वायरी की जाए। और इंक्वायरी करने के बाद ये डिसाइड किया गया 1971 में कि इसको नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के द्वारा ओवरटेक कर लिया जाए, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। मामला केवल यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया गया और इसमें इस कंपनी ने और इस कंपनी के साथ साथ जो इसके क्रेडिटर थे, शेयर होल्डर्स थे, उनने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। जब ये चैलेंज हुआ तो उस समय एक और एक्ट आया कि सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। उस कानून के तहत जो कि दिसंबर 1974 में पास हुआ, उसके तहत देश में 103 कपड़ा मिलें नेशनलाइज कर दी गई, यानी कि वो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करते हुए उनको कंपनसेशन देते हुए ओवरटेक कर लिया। अब इस केस में उस एक्ट को भी चैलेंज किया गया। 1975 में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के बाद ये जो मैटर था वो डिसाइड हुआ। लेकिन इमरजेंसी में कई घटनाएं हुई। इमरजेंसी में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसका चैलेंज हुआ। जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस था उसमें ये चैलेंज हुआ। उसमें जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की जो इलेक्शन डिस्प्यूट थी उसको ये कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू बाहर कर दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सेट असाइड कर दिया कि ये पार्लियामेंट के पावर में नहीं है। ये केशवानंद भारती के केस के बाद पहली बार ऐसा था जब जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी। उसके कुछ ही दिन बाद उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. रे जो थे, उन्होंने केशवानंद भारती केस को रिव्यू करने की कोशिश की ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है उसका रिव्यू किया जा सके। लेकिन 2 दिन उस केस की सुनवाई चलने के बाद उसको छोड़ दिया गया, उस बेंच को डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद चूंकि इंदिरा गांधी का मन शुरू से ही ये था कि जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी से ऊपर है, ऐसा सोचते हुए उन्होंने जो केशवानंद भारती को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओवररूल या रिव्यू ना किए जाने के बाद उन्होंने दूसरा जो माध्यम था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में इस तरह से बदलाव किया गया कि जो कुछ मामलों में, जैसे आर्टिकल 31C में ऐसे बदलाव किया गया कि अगर उसमें कोई भी ऐसा बदलाव होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उनको अचीव करने के लिए और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को उसमें बार किया गया 31C के हिसाब से। इसके अलावा जो संविधान के संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है 368 में जो दी गई है उसमें भी 2 क्लोज जोड़े गए। एक क्लोज में ये कहा गया कि जो है इसमें जो बदलाव होगा, संशोधन किया जाएगा संविधान में, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा उसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है और वो कहीं भी क्वेश्चन नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की।
मिनर्वा मिल के केस में तीन बातें मुख्य रूप से थी। पहली ये थी कि जो 1974 का एक्ट था उसको चैलेंज किया गया था, तो बेंच ने कहा इसको हम बाद के एक जजमेंट में देखेंगे, अभी हम इस इश्यू को नहीं ले रहे। दूसरा जो है आर्टिकल 31B था, उसके बारे में भी उसमें चैलेंज किया गया था, उसके लिए भी जो कोर्ट ने कहा कि उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो मेन इशू इस मैटर में था वो आर्टिकल 31C जो अमेंड किया गया था उसका, जिसमें कि DPSP को ध्यान में रखते हुए अगर उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए अगर चेंज किया जाता है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू बार होगा वो, और आर्टिकल 368 में कि क्लोज 4 और 5 जिसमें कि एक तो जुडिशियल रिव्यू को बार करता है, दूसरा ये कहता है कि संशोधन की पावर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड है। यही मेन मुद्दे थे, और इसको जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने दोबारा से वही केशवानंद भारती केस को लेकर के आए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में पहले से कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर है। पार्लियामेंट के पास जब लिमिटेड अमेंडिंग पावर है तो वो अनलिमिटेड पावर कैसे एक्वायर कर सकती है। दूसरी बात, इसमें जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया कि भी जुडिशियल रिव्यू को आप बार नहीं कर सकते, अगर वो कर देंगे तो आर्टिकल 14 और 19 वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से हैं, और अगर उसको आप बार कर देते हैं वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन है। तो इसमें दो मुख्य बातें जो है, एक तो जुडिशियल रिव्यू है, एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें यह भी कहा गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 145 में दिया गया है। इसके अलावा इस केस में जो है सबसे मेन जो बात थी वो यही थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती में प्रोपाउंड किया गया था उसको दो तरह से इंदिरा गांधी ने कोशिश की उसको बदलवाने की। एक तो कहते हैं कि जो रिव्यू बेंच थी केशवानंद भारती केस की रिव्यू बेंच वो 1975 में, और दूसरा जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बताना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है, और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट डिफरेंट मैटर्स में जुडिशियल रिव्यू के लिए बार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दोनों बातों को नकार दिया, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए ये बता दिया कि आप जो कुछ भी करें अल्टीमेटली जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का टेस्ट है वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या जो भी लॉ होगा उसको पास करना पड़ेगा, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वो वोलेशन करता है तो वो वॉइड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये था मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 9 मई 1980 को डिसाइड किया गया था। आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं